टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय की तीसरी विधि, जिसे हम व्यय विधि या आय विन्यास विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि में मैंने जैसे पिछली दो विधियों में आपको उदाहरणों की सहायता से और विभिन्न चरणों के माध्यम से समझाया था क्वेश्चंस को, वैसे ही मैं इस विधि में भी आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि व्यय विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है और किस तरह से इसमें सावधानियां रखे जाएं कि हमारी नेशनल इनकम के 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं या बड़े लेवल पे 20-20 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, वो कंप्लीटली हम इसमें डिटेल में देखेंगे। चूंकि ये तीसरी विधि है, इसलिए मैं इसमें एक लास्ट उदाहरण जो है 5वें नंबर का उदाहरण आएगा, उसमें मैं आय विधि, व्यय विधि और उत्पत्ति विधि तीनों विधि से एक ही प्रश्न को सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे तीनों विधियों से आंसर राष्ट्रीय आय का सेम आता है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय मापन की तीसरी विधि। आइए देखते हैं इस न्यू सीरीज संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियां हैं, जिसमें हमने पहली विधि पढ़ ली है मूल्य वृद्धि विधि, दूसरी विधि भी पढ़ ली है हमने आय विधि। आज हम तीसरी विधि व्यय विधि पढ़ने वाले हैं। व्यय विधि को आय विन्यास विधि, उपभोग निवेश विधि, अंतिम व्यय विधि और अंग्रेजी में इसे एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड और फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। आप अगर राष्ट्रीय आय की अन्य विधियां देखना चाहते हैं तो आप मेरे ये वीडियो देख सकते हैं। प्रथम विधि, द्वितीय विधि, तृतीय विधि और निजी और सार्वजनिक आय के बारे में भी आप देख सकते हैं। व्यय विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर जो अंतिम व्यय किया जाता है, उसके योग द्वारा राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। क्योंकि इसका नाम व्यय विधि है, इसका मतलब है इसमें हम राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे करेंगे? व्यय को जोड़कर। आय विधि में हमने आय को जोड़कर निकाला था, उत्पत्ति विधि में उत्पादन को जोड़कर निकाला था और व्यय विधि में हम व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अवधारणाएं हैं जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी, प्रथम विधि, द्वितीय विधि में भी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में फिर से बता देता हूं, आप उन वीडियो को जरूर देखें। ये राष्ट्रीय आय की 8 अवधारणाएं हैं। जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी। ध्यान दें, एनडीपीएफसी को ही घरेलू आय कहते हैं। एनएनपीएमपी और एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर आपको इनकी बारे में डिटेल जाननी हो तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की परिभाषा बनाना सीखे। और राष्ट्रीय आय, घरेलू आय में क्या क्या शामिल हो सकता है वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यहां हमने जी बराबर ग्रोस सकल माना है, एन फर्स्ट एन का मतलब ये देखिए, यहां पे मैं आपको बताऊं, यहां फर्स्ट एन है, फिर ये सेकंड एन है, ऐसे ही यहां पे भी फर्स्ट एन, ये सेकंड एन। तो फर्स्ट एन का मतलब जो सबसे पहले एन आता है उसको हमने फर्स्ट एन कहा है। तो फर्स्ट एन का मतलब हमने माना है नेट शुद्ध, और सेकंड एन का मतलब माना है हमने नेशनल राष्ट्रीय। डी बराबर हमने माना है, ये देखिए डी दिख रहा है, डी बराबर हमने माना है डोमेस्टिक घरेलू। पी का मतलब हमने माना है प्रोडक्ट उत्पाद। एमपी का मतलब हमने माना है मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब हमने माना है फैक्टर कॉस्ट। तो इस प्रकार से हमने ये लैंग्वेज ली है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय के 3 प्रमुख सूत्र, मैंने फिर से इसके बारे में पहले 2 वीडियो में बताया है, मैं यहां फिर से आपको चर्चा कर रहा हूं इसकी कंप्लीट। हमारे 3 प्रमुख सूत्र हैं जिसके ऊपर पूरा राष्ट्रीय आय का विश्लेषण आधारित है। पहला सूत्र है कि बाजार कीमत बराबर साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होती है, अर्थात एमपी बराबर, देखिए इधर, एमपी बराबर एफसी प्लस एनआईटी होता है। ठीक है, यानी कि बाजार कीमत होती है साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दे तो हमारे पास एमपी आ जाती है। अब ये है हमारा पहला सूत्र, और इसी से उल्टा कर दें तो हमारे पास एफसी निकल के आ जाती है। एफसी बराबर एमपी माइनस एनआईटी हो सकता है, या हमें इसी सूत्र से एनआईटी निकालना हो तो एनआईटी बराबर क्या हो जाएगी? एमपी माइनस की एफसी। कहने का मतलब, गणित के नियमों के अनुसार अगर 3 वेरिएबल हो
तो उसमें अगर कोई 2 दिए होते हैं तो हम तीसरा चर निकाल पाते हैं। तो यहाँ 3 चर है, तो अगर कोई 2 चर हमें प्राप्त हो जाएंगे तो हम तीसरा चर गणित का प्रयोग करते हुए, माइनस प्लस का प्रयोग करते हुए निकाल सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात और है, एनआईटी का मतलब क्या है? एनआईटी का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और ये क्या होता है? ये होता है आईटी माइनस सब्सिडी, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। ठीक है, तो इस तरीके से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का फॉर्मूला होता है। यह हमारा पहला सूत्र हो गया। अब हम अगले सूत्र पे चलते हैं। दूसरा सूत्र है हमारा, सकल जी बराबर होता है शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। इसको भी मैं बता देता हूं, देखिए जी बराबर क्या होता है? एन प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि कोई भी सकल राशि निकालनी हो, राष्ट्रीय आय में कोई भी ऐसी अवधारणा जिसका सकल अवधारणा निकालनी हो आपको, कोई भी, तो उसके शुद्ध में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास जोड़ना पड़ेगा। अब अगर जी हमें दे रखा है, ये हमारा जी एन और डेप है, ये जी का सूत्र तो ये हो गया कि जी बराबर एन प्लस डेप होता है, तो एन का सूत्र क्या बन जाएगा? जी माइनस डेप। और ऐसे ही डेप का सूत्र क्या बन जाएगा? डेप बराबर एन माइनस जी। किससे? हमने इस सूत्र से ये 2 सूत्र और बना लिए। ठीक है, कि अगर मूल्यह्रास निकालना हो हमें, मान लीजिए कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि उसने मूल्यह्रास डायरेक्ट नहीं दिया होता, उसने क्या दिया होता है? शुद्ध पूंजी निर्माण और सकल पूंजी निर्माण दे देगा और मूल्यह्रास कहीं नहीं देगा। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो अंतर होता है, किसका? इन दोनों का। अच्छा, यहां ये थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का हम ऊपर वाले से चलते हैं, ये से थोड़ी सी गलती हो गई, उसे आप देखिए। डेप बराबर होगा जी माइनस एन। ठीक है, यानी कि मूल्यह्रास बराबर होता है सकल माइनस शुद्ध। तो सकल माइनस शुद्ध होता है, तो यदि मान लीजिए आपको प्रश्न में दे दिया सकल पूंजी निर्माण 10 है और शुद्ध पूंजी निर्माण मान लीजिए 5 है, तो आप 10 में से 5 घटाकर कितना आया मूल्यह्रास? 5। इस तरीके से आप मूल्यह्रास निकाल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया ये वाला सूत्र। अगला हम सूत्र पे चलते हैं। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र है N2। N2 का मतलब नेशनल। N2 को हमने क्या कहा है? नेशनल। तो नेशनल अगर राष्ट्रीय निकालना हो तो घरेलू में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़नी होती है। इसको मैं बता देता हूं, ये देखिए, नेशनल बराबर डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए होता है। आपको थोड़ा ये इंग्लिश के वर्ड्स देखने पड़ेंगे, है ना, ये जरूरी है, वरना आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे, लंबे लंबे सूत्र हो जाएंगे। तो कहने का मतलब राष्ट्रीय की निकालने के लिए, नेशनल शब्द निकालने के लिए सेकंड वाला एन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा डी प्लस एनएफआईए, ये करना पड़ेगा। यानी कि डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ेंगे तब जाके नेशनल इनकम की कॉन्सेप्ट आती है। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा तीसरा सूत्र महत्वपूर्ण वाला। अब इससे ही 2 सूत्र और बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कि डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो तो क्या बन जाएगा? N2 माइनस एनएफआईए, अर्थात राष्ट्र की इनकम में से एनएफआईए घटा देंगे तो घरेलू आय आ जाएगी। ठीक है, और अगर एनएफआईए ही निकालनी हो तो हमें क्या तरीका है? एनएफआईए निकालने का तरीका है N2 माइनस डी, अर्थात राष्ट्रीय आय में से घरेलू आय घटा दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी? एनएफआईए। ठीक है, इस तरीके से तीनों सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान देना, कई बार अप्रत्यक्ष कर वो डायरेक्ट नहीं देता है, ऐसे इन रूपों में दे देता है। तो आप अप्रत्यक्ष कर का ध्यान रखें कि अप्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो लगाया किसी और पर जाता है। जनरली उत्पादक पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है और उसे चुकाता उपभोक्ता है। ये इतने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो व्यय विधि से सर्वप्रथम हमें क्या प्राप्त होता है? जीडीपी एमपी, जिसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
उसके बाद हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं और उससे एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं। अभी अभी मैंने वो जो 3 सूत्र बताए थे उनका प्रयोग करके ही मैं ये निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहां एनडीपीएफसी बराबर जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी तो हम व्यय विधि से निकाल ही लेंगे। अब यहां हमको देखना है, क्या देखना है, यहां जी है लेकिन यहां क्या है, एन है। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि जी बराबर होता है एन प्लस डेप, यानी कि सकल बराबर होता है शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। तो हमें अगर शुद्ध निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सकल में से मूल्यह्रास घटाना होगा। तो मैंने यहां लिख दिया माइनस मूल्यह्रास। तो जैसे ही मैंने मूल्यह्रास लिखा ये हमारा जी कंप्लीट हो गया और जी अब किस में बदल गया है, एन में। फिर दूसरा डी है, हाँ डी है, डोमेस्टिक है, हमें कुछ नहीं करना। पी है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। यहाँ एफसी और यहाँ एमपी है, तो यहाँ हमें करना है क्या कि एफसी बराबर होता है एमपी माइनस का एनआईटी, एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आप देख सकते हैं ये रहा, ये वो सूत्र हमारा कि एनडीपीएफसी बराबर जीडीपीएमपी माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्यय विधि के घटक देखते हैं। व्यय विधि से जीडीपीएमपी कैसे निकलती है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, फिर निवेश व्यय। निवेश व्यय को भी 2 भागों में बांटा गया है, सकल घरेलू स्थायी निवेश और माल सूची निवेश। और चौथा तत्व या घटक होता है शुद्ध निर्यात। तो जीडीपीएमपी की 4 घटक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इनको हम 1 to 1 करके आगे एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति, परिवारों तथा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को शामिल किया जाता है। जितना भी निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जो लोग हैं, परिवार है, व्यक्ति है, या निजी गैर लाभकारी, जो लाभ कमाने वाली नहीं, बिना लाभ कमाने वाली जो संस्थाएं हैं, जब वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करती है उपभोक्ता वाली पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी गैर लाभकारी संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जो बिना लाभ प्राप्ति के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती रहती हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय इन संस्थाओं के द्वारा क्या किया जाता है, लोगों को भोजन के पैकेट्स बांटे जाते हैं। इसके अंतर्गत एकल उपप्रयोग उपभोक्ता वस्तु, अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु और उपभोक्ता सेवाओं पर किए जाने वाले अंतिम व्यय को शामिल किया जाता है। अब आप ये वस्तुओं के जितने भी प्रकार हैं उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं कि वस्तु का अर्थ एवं संपूर्ण प्रकार, इसमें आपको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। निवेश को सकल निवेश, पूंजी निर्माण, सकल पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू निवेश या पूंजी में होने वाला परिवर्तन या आई बराबर डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। आपको इतने नाम ध्यान रखने हैं निवेश के, अगर इनमें से एक भी नाम चूका तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में। और निवेश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेशनल इनकम में। अब देखते हैं निवेश के घटक। पहला है सकल घरेलू स्थायी निवेश। स्थिर निवेश से अभिप्राय या तात्पर्य एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों जैसे प्लांट, मशीनरी आदि में वृद्धि होना है। अर्थात जो सकल घरेलू स्थायी निवेश है वो क्या कहता है, वो बताता है कि उत्पादकों की जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, उसे बताता है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। जैसे प्लांट और मशीनरी में कितनी वृद्धि हुई है। इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, देखिए। पहला तत्व ए, निजी क्षेत्र द्वारा किया गया सकल व्यावसायिक स्थायी निवेश। जैसे निजी क्षेत्र द्वारा कोई प्लांट लगाया गया हो, मशीनरी लगाई गई हो, तो इन पर जो व्यय किया जाएगा उसे इसमें शामिल करेंगे। बी, परिवारों के द्वारा जो रिहायशी मकानों के निर्माण पर, जो आप जिस घरों में आप रहते हैं उन घरों के निर्माण पर जो किया जाएगा सकल निवेश, उसको इसमें शामिल करेंगे। सी,
सरकार द्वारा किया गया सकल सार्वजनिक स्थायी निवेश। सरकार कैसे निवेश करती है, जैसे बांध बनाती है, पुल बनाती है, सड़क, नहर, ये सब क्या है, सरकार के स्थायी निवेश। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं निजी क्षेत्र द्वारा ये प्लांट मशीनरी का किया गया है, जबकि सरकारी क्षेत्र द्वारा पुल और बांधों का निर्माण पर निवेश किया गया है और परिवारों के द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर निवेश किया गया है। तो ये सब निवेश के घटक हैं। ये कौन से घटक हैं? स्थायी निवेश के। आगे बढ़ते हैं। निवेश का दूसरा घटक माल सूची निवेश, स्टॉक में शुद्ध परिवर्तन भी इसे कहते हैं। माल सूची निवेश को ही स्टॉक में शुद्ध परिवर्तन या इन्वेंट्री निवेश भी कहते हैं। माल सूची निवेश से तात्पर्य वस्तुओं एवं सामग्रियों के उस स्टॉक से होता है जो उत्पादन प्रक्रिया के सतत संचालन के लिए रखा जाता है। अर्थात जो उत्पादक लोग होते हैं वो उत्पादन प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए हमेशा थोड़ा बहुत स्टॉक अपने पास रखते हैं ताकि उसकी मांग होने पर उसे निकाला जा सके। ठीक है। और स्टॉक में परिवर्तन का सूत्र क्या होता है? लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक माइनस लेखा वर्ष के प्रारंभ में माल सूची स्टॉक। कहने का मतलब, मान लीजिए वर्ष 2020 के अंत में दिसंबर में कितना माल बचा और वर्ष 2020 के प्रारंभ में यानी कि जनवरी में कितना माल रखा था, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा? स्टॉक में परिवर्तन। माल सूची निवेश के तत्व देखते हैं। ए, माल सूची निवेश का ए तत्व है निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन को भी माल सूची का अंग माना जाता है। वे वस्तुएं जो तैयार हो गई हैं लेकिन किसी कारणवश बिक नहीं पाई हैं तो उसे हम माल सूची निवेश का अंग मानते हैं। बी, अर्धनिर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में काम आ रही है और अंतिम रूप से तैयार होने की प्रक्रिया में अभी शामिल है, वो पूरी तरह तैयार नहीं हुई है बिकने के लिए लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में काम आ रही है, तो ऐसी वस्तु के स्टॉक को अर्धनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक कहते हैं। तो इसे भी माल सूची निवेश में शामिल करते हैं। सी, कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन, अर्थात ऐसा माल जो अभी उत्पादन प्रक्रिया में काम आने के लिए स्टार्ट होना बाकी है, उसे प्रयुक्त करना बाकी है, तो उसे भी हम माल सूची निवेश का अंग मानते हैं। तो माल सूची निवेश में निर्मित वस्तु, अर्धनिर्मित वस्तु और कच्चे माल के स्टॉक को शामिल किया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि आई का जो सूत्र है वो देखिए, अब निवेश का जो सूत्र है वो अच्छी तरह समझ लीजिए कि निवेश आई बराबर होता है सकल घरेलू स्थायी निवेश। सकल घरेलू स्थायी निवेश के जो भाग है वो ये है, कोष्टक में आप देखेंगे, निजी क्षेत्र का सकल व्यावसायिक स्थायी निवेश प्लस परिवार का रिहायशी मकानों के निर्माण पर सकल निवेश प्लस सरकार का सकल सार्वजनिक स्थायी निवेश। ये तो हो गया सकल घरेलू स्थायी निवेश प्लस फिर माल सूची निवेश। इस माल सूची निवेश कौन कौन से हैं हमारे? निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन प्लस अर्धनिर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन प्लस कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन। तो इन दोनों तत्वों को जोड़कर आई निकाला जाता है। अब आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये निर्मित वस्तुएं हैं क्योंकि ये तैयार हैं, बिकने के लिए तैयार है। ये बैग, ये कपड़े, ये टेबल, ये सब बिकने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये सबकी पॉलिश हो चुकी है। तो ये भी निवेश का अंग है जो हमने देखा। फिर ये माल सूची का अंग है, माल सूची निवेश का अंग है इसलिए उसको माना जाएगा। ये कच्चा माल है, अभी लकड़ी है, ये कच्चा माल है। फिर इस लकड़ी का प्रयोग करते हुए ये टेबल बनाई है लेकिन इस पे अभी रंग रोगन होना बाकी है, यानी कि ये टेबल पूरी तरह तैयार नहीं है, रंग रोगन होना बाकी है। इसमें यहाँ जैसे इसमें देखिए दराज में ये लगा हुआ है पॉइंट, यहाँ ये नहीं है, तो ये अभी उत्पादन की प्रक्रिया में है, तो इसलिए इसे अर्धनिर्मित वस्तु कहेंगे। और यहाँ ये टेबल पूरी तरह तैयार हो चुकी है तो ये निर्मित वस्तु हो गई। इसी तरह से ये बैग और ये क्लॉथ्स आप देख सकते हैं, ये भी निर्मित वस्तु है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ध्यान दें, ये अंतिम उपभोग व्यय है सरकार का, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम जी के नाम से जानते हैं। सरकार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे सरकार द्वारा शिक्षा, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कैंटीन व्यवस्था,
हवाई जहाज, सरकारी गाड़ियां आदि पर जो व्यय किया जाएगा उसे हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय मानेंगे। ये सारा का सारा सरकार के द्वारा किया जाने वाला खर्च सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जी माना जाता है। अब आता है चौथा पॉइंट, शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। शुद्ध निर्यात का सूत्र होता है निर्यात माइनस आयात, एक्स माइनस एम, इसे शुद्ध निर्यात कहते हैं। और शुद्ध आयात क्या होता है, इसका उल्टा आयात माइनस निर्यात, उसे शुद्ध आयात कहते हैं। तो हमारे प्रश्न में हमको क्या चाहिए, शुद्ध निर्यात। मान लीजिए आपको शुद्ध आयात 10 दिया हुआ हो तो शुद्ध निर्यात क्या हो जाएगा, माइनस के 10। यह ध्यान रखना इस तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक लेखा वर्ष में किसी देश द्वारा शेष विश्व को किए गए निर्यात तथा शेष विश्व से किए गए आयात के अंतर को ही शुद्ध निर्यात कहते हैं। कितना आपने निर्यात किया है अन्य देशों को और कितना अन्य देशों से आयात किया है, उसके अंतर को ही हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। निर्यात से अभिप्राय देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशियों द्वारा किए जाने वाले व्यय से जो भी भारत की घरेलू सीमा में उत्पादन हुआ है उस पर जब विदेशी लोग खर्च करते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। जबकि आयात से अभिप्राय देश के लोगों द्वारा विदेशों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसे हम आयात कहते हैं। विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में जो खर्च किया जाता है उसे भी निर्यात ही माना जाएगा। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आके कोई सामान खरीदता है तो वो भी निर्यात का ही अंग माना जाएगा और राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अब देख लेते हैं हम कि जीडीपी एमपी का सूत्र क्या बनेगा व्यय विधि से। व्यय विधि से जीडीपी एमपी का सूत्र बनेगा जीडीपी एमपी बराबर निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। निवेश व्यय को हमने ब्रैकेट में डाल दिया है, देखिए दो प्रकार है इसके, सकल घरेलू स्थायी निवेश प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ये ब्रैकेट बंद किया मैंने, फिर प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। शॉर्टकट में जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एमपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ये हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगी। और इस जीडीपी एमपी से घरेलू आय कैसे निकालेंगे, घरेलू आय निकालने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए इधर मैं आपको समझाता भी जाता हूं। ये देखिए मैं इधर बता रहा हूं आपको, यहां देख लेते हैं हम घरेलू आय, इधर थोड़ी जगह है हमारे पास। तो देखिए घरेलू आय होती है एनडीपी एफसी और हमारे पास क्या आ गई है जीडीपी एमपी हमने ज्ञात कर लिया। मान लीजिए व्यय विधि से हमने क्या ज्ञात कर ली, जीडीपी एमपी, और निकाल लिए हमको घरेलू आय। तो यहां जी है और यहां क्या है एन, तो सकल में से क्या घटाएं कि शुद्ध आ जाए, तो सकल में से हम क्या घटाएंगे, मूल्यह्रास। ठीक है, सकल में से मूल्यह्रास घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया एन। ये ध्यान रखना वो जो 3 मैंने सूत्र बताए थे उन्हीं पे ये सारी गणना कर रहा हूं मैं, आप उसको अच्छी तरह चेक करें, है ना। फिर है डी, डी है, हाँ डी है, ये एन का केस हो गया, जी का हो गया, डी का हो गया, ये पी है, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ एफसी और यहाँ एमपी है, तो हमें क्या करना है, एमपी में से क्या घटाएं, अर्थात बाजार कीमत में से हम क्या घटाएं कि हमारे पास साधन लागत आ जाए। तो बाजार कीमत में से घटेगी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटते ही हमारे पास साधन लागत आ जाती है। तो ये भी हो गया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि एनडीपीएफसी बराबर होता है जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, राष्ट्रीय आय हमारी क्या होती है एनएनपीएफसी और जीडीपी एमपी से। देखें मैं 2 तरीके से बता रहा हूं, एक तो मैं जीडीपी एमपी से डायरेक्ट राष्ट्रीय आय निकालना बताऊंगा और एक एनडीपीएफसी से। तो इन दोनों को देख लेते हैं हम। ये देखिए मैं अब बता रहा हूं राष्ट्रीय आय निकालने का तरीका आपको डायरेक्ट। राष्ट्रीय आय क्या होती है, एनएनपीएफसी होती है और हमने मान लीजिए व्यय विधि से क्या निकाली, जीडीपी एमपी। तो सबसे पहले तो जी में जी है यहाँ पे या एन है, तो सकल माइनस मूल्यह्रास करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ये एन आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ राष्ट्रीय है और यहाँ घरेलू है, तो घरेलू में हम क्या जोड़ें कि राष्ट्रीय आय आ जाए, तो उसके लिए हमको जोड़ना पड़ेगा NFIA। ठीक है, ये हो गया नेशनल और ये डोमेस्टिक से नेशनल बन गया। यहाँ पी है, ये कुछ नहीं करना हमें, यहाँ एमपी है, यहाँ एफसी है। तो बाजार कीमत में से हम क्या घटाएं, बाजार कीमत में से हम घटाएंगे शुद्ध
अप्रत्यक्ष कर। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, साधन लागत। तो निष्कर्ष में क्या निकला बना सूत्र, सूत्र हमारा ये देखिए यहां बन के आ गया है, NNP-FC बराबर GDP-MP माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस NFIA। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हमें NDP-FC से राष्ट्रीय आय निकालनी हो तो कैसे बनेगा सूत्र, NNP-FC बराबर NDP-FC प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA। ध्यान दें, ये उन 3 सूत्रों से ही हम सारे सूत्र बना रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, 3 प्रमुख सूत्र राष्ट्रीय आय के। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तरी पे अपने। प्रश्न 1, निम्न सूचना के आधार पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एवं घरेलू आय और राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो ये व्यय विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो व्यय विधि का हमारा सूत्र क्या होता है, GDP-MP बराबर निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, यानी कि GDP-MP बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो सबसे पहले C कितना दिया हुआ है, देखिए ये रहा निजी अंतिम उपभोग व्यय 600, तो हमने यहाँ 600 लिख दिए। फिर प्लस निवेश कितना है, निवेश ढूंढिए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ निवेश डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, निवेश के निकालने के लिए हम जानते हैं कि निवेश क्या होता है, ये देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, सकल देशीय पूंजी निर्माण या सकल घरेलू पूंजी निर्माण का सूत्र क्या होता है, देशीय को ही घरेलू कहते हैं। सकल देशीय पूंजी निर्माण I बराबर निवल देशीय अचल पूंजी निर्माण प्लस मूल्यह्रास प्लस स्टॉक में परिवर्तन। मैंने यहाँ मूल्यह्रास क्यों जोड़ा है आप जानते हैं, क्योंकि हमारा मूल्य जो ये I होता है वो सकल होता है, जबकि प्रश्न में हमको दिया हुआ है निवल। ये देखिए प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है, निवल दिया हुआ है, जिस कारण से मुझे इस निवल को सकल बनाने के लिए मूल्यह्रास जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो जैसे मैं मूल्यह्रास जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सकल देशीय अचल पूंजी निर्माण, अचल का मतलब स्थायी, और जब मैं इसमें स्टॉक में परिवर्तन जोड़ दूंगा तो हमारे पास ये राशि निकल के आ जाएगी सकल देशीय पूंजी निर्माण I। तो देखिए I बराबर कितना है, निवल देशीय अचल पूंजी निर्माण 70 प्लस मूल्यह्रास कितना है, देखिए ये रहा 14, तो ये 14 लिख दिया। फिर प्लस स्टॉक में परिवर्तन कितना है हमारे पास, माइनस के 10, तो मैंने माइनस के 10 लिख दिए। तो निवेश निकल के आ गया हमारे पास 74, तो मैंने ये 74 यहाँ निवेश का लिख दिया है। फिर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये रहा, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 100 प्लस X माइनस M कितना दिया हुआ है, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात देखिए अब यहाँ प्रश्न में शुद्ध निर्यात नहीं दिया हुआ है, निवल आयात दिया हुआ है 20। तो ध्यान दें, निवल आयात 20 है तो निवल निर्यात कितना होगा, इसका उल्टा माइनस का 20। तो निवल निर्यात को ही शुद्ध निर्यात कहते हैं। तो हमने निवल निर्यात बराबर -20 ये लिख दिया है यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो GDP-MP बराबर 754 लाख रुपए हमारे पास उत्तर आ जाता है। अब GDP-MP आ गई तो हमको क्या करना है, बस सिंपली राष्ट्रीय आय के जो 3 प्रमुख सूत्र थे उनका प्रयोग करके हुए घरेलू आय और राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो घरेलू आय का सूत्र क्या बनेगा, NDP-FC बराबर GDP-MP माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो GDP-MP 754 है, मूल्यह्रास हमारे पास कितना है 14 है, तो मैंने माइनस का 14, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है, ये रहा निवल अप्रत्यक्ष कर 60, तो माइनस के 60। तो इस प्रकार से हमारे पास घरेलू आय NDP-FC 680 लाख रुपए आ गई है। फिर राष्ट्रीय आय NNP-FC बराबर NDP-FC प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो NDP-FC तो हमने निकाली है 680 आई है, प्लस ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह। NFIA कितनी है, NFIA दी हुई है क्या, यहाँ NFIA नहीं दी हुई है, यहाँ क्या दिया हुआ है, विदेशों को निवल कारक आय। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो ये उल्टा दिया हुआ है। तो इधर देखिए विदेशों को निवल कारक आय अगर बराबर 10 दी हुई है तो विदेशों से निवल कारक आय क्या बन जाएगी, माइनस की 10। तो हमने यहाँ -10 लिख दिए, तो हमारे पास राष्ट्रीय आय आ गई है NNP-FC बराबर 670 लाख रुपए। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न पूर्ण होता है। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 2, निम्न सूचना के आधार पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एवं साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए।
तो जीडीपी एमपी का हमारा सूत्र हम जानते ही है, निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, जिसे हम जीडीपी एमपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए जीडीपी एमपी निकाली हमने, सी कितना दिया हुआ है, ये रहा 800 हमने लिख दिया। आई कितना दिया हुआ है, आई डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो हमने कैसे निकाला, फिर से वही विधि अपनाई हमने जो अभी पहले प्रश्न में अपनाई थी। सकल देशीय पूंजी निर्माण आई बराबर निवल देशीय पूंजी निर्माण प्लस मूल्यह्रास। अच्छा खास बात, पिछली बार हमने इसको स्थायी और उसमें माल सूची में बांटा था, लेकिन इस बार प्रश्न में इसने ये नहीं किया है। इसने क्या दिया है, इसने कौन कौन से तत्व दिए हैं, देखिए इसने दिया है एक तो निवल देशीय पूंजी निर्माण और एक मूल्यह्रास दे रखा है। तो निवल देशीय पूंजी निर्माण की जगह हमें क्या चाहिए, सकल देशीय पूंजी निर्माण। तो निवल देशीय पूंजी निर्माण में जैसे ही हमने मूल्यह्रास जोड़ा, मैंने बताया था ना कि निवल में अगर मूल्यह्रास जोड़ देंगे तो सकल राशि आ जाती है। तो इस पूरे सूत्र में ये देखिए सकल देशीय पूंजी निर्माण ऐसे कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देशीय पूंजी निर्माण लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ निवल है यहाँ सकल है, इसलिए हमने इस निवल को सकल बनाने के लिए इसमें मूल्यह्रास जोड़ा है, इतना ही किया है हमने। तो आई बराबर क्या हुआ, देखिए निवल देशीय पूंजी निर्माण 100 दिया हुआ है, तो ये 100 प्लस मूल्यह्रास कितना दिया हुआ है 50, तो हमने इसको जोड़ा तो आई बराबर कितना आ गया, निवेश बराबर 150, तो हमने ये 150 यहाँ लिख दिया है। फिर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय कितना है, देखिए ये रहा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 200, और शुद्ध निर्यात कितना है, फिर वही बात, शुद्ध निर्यात यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ निर्यात दे रखा है 30, और आयात कितना दे रखा है देख लेते हैं हम, ये रहा निवल आयात। अच्छा खास बात, यहाँ निवल आयात दे रखा है और यहाँ निर्यात दे रखा है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये निर्यात है शुद्ध निर्यात नहीं है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, निवल आयात का उल्टा करके शुद्ध आयात निकालेंगे। तो निवल आयात कितना दिया हुआ है -20, तो निवल आयात निर्यात कितना हो जाएगा +20। यहाँ ये कंफ्यूज करने के लिए आपको इसने निर्यात दिया है और इधर निवल आयात दिया है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास शुद्ध निर्यात कितना आया 20 प्लस के 20, तो मैंने प्लस के 20 लिख दिया, तो हमारे पास जीडीपी एमपी आ गई 1170 लाख रुपए। फिर है एनडीपीएफसी बराबर, अब घरेलू आय निकाल रहे हैं हम, तो जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो एनडीपीएफसी बराबर कितनी हो गई 1170 माइनस मूल्यह्रास कितना है 50 माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है, तो देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहाँ है, ये देखिए ढूंढिए, ये रहा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये रहा 120, तो 120 किया तो हमारे पास घरेलू आय एनडीपीएफसी बराबर 1000 लाख रुपए आ गई। फिर हमने राष्ट्रीय आय निकाली, वही 3 सूत्र हमारे जो प्रमुख 3 सूत्र है उसका प्रयोग करके, एनएनपीएफसी बराबर एनडीपीएफसी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो ये 1000 यहाँ लिख दिया हमने, प्लस का चिन्ह लगा दिया, और अब एनएफआई ढूंढो कहाँ है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। देखो यहाँ विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय नहीं दी हुई है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 2 चीज लिखी हुई है, विदेशों को निवल चालू हस्तांतरण और विदेशों को निवल कारक आय। तो ध्यान रखना ये चालू हस्तांतरण कभी भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़े जाते हैं, तो हमें क्या लेना है, विदेशों को निवल कारक आय। तो विदेशों को निवल कारक आय कितनी दी हुई है 10, तो विदेशों से निवल कारक आय कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टी -10, तो हमने -10 लिखा, तो एनएनपीएफसी बराबर 990 लाख रुपए राष्ट्रीय आय निकल के आ गई है। तो हमने आंसर कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न सूचना के आधार पर बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कीजिए। तो हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, जीडीपी एमपी का सूत्र हमने लगाया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी दिया हुआ है यहाँ डायरेक्ट निजी अंतिम उपभोग व्यय 300, आई कितना दिया हुआ है, आई यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम आई निकालते हैं। आई निकालने का हमारा सूत्र हम जानते हैं, सकल देशीय पूंजी निर्माण आई बराबर होता है निवल देशीय अचल पूंजी निर्माण प्लस मूल्यह्रास प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ये मूल्यह्रास केवल और केवल इस निवल को सकल बनाने के लिए जोड़ा गया है, ठीक है। तो आई बराबर कितना हुआ, निवल देशीय पूंजी निर्माण कितना है, देखिए 60, ये 60 लिख दिया, प्लस का चिन्ह आ गया, मूल्यह्रास कितना दिया हुआ है 12, ये 12 लिख दिया मैंने। स्टॉक में परिवर्तन कितना है, तो स्टॉक में परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम स्टॉक में से आरंभिक स्टॉक घटाएंगे,
तो अंतिम स्टॉक 8 है, आरंभिक स्टॉक भी 8 है, तो 8 माइनस 8 ये हमने सूत्र में लिखा। तो हमारे पास निवेश निकल कर आ गया है I बराबर 72, तो ये मैंने 72 लिख दिया है। फिर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना है, 50 है, ये रहा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 50। फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना है, देखिए शुद्ध निर्यात ढूंढिए, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो फिर क्या दे रखा है, शुद्ध आयात दे रखा है, निवल आयात दे रखा है। तो मैंने अभी बताया था निवल आयात अगर -10 दिया हुआ है तो इसका कुल उल्टा कर दो, निवल निर्यात बन जाएगा, तो यानी कि प्लस का 10, तो मैंने प्लस के 10 यहाँ लिख दिया। तो जीडीपी एमपी बराबर कितनी आ गई है, 432 लाख रुपए। अब उससे हम राष्ट्रीय आय निकाल, ये बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकाल लेते हैं हम लोग। हमारे से प्रश्न में राष्ट्रीय आय नहीं पूछी है, हमसे क्या पूछा है, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जीडीपी एमपी का मूल्य हमें 432 ज्ञात हो गया है, तो वो लिख दिया है हमने। और मूल्यह्रास आप टेबल में देख सकते हैं, मूल्यह्रास बराबर 12 दिए हुए हैं, तो हमने वो 12 यहाँ से लिए हैं, मूल्यह्रास बराबर 12 आप देख सकते हैं। इसके अलावा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय आप देखेंगे तो विदेशों को निवल कारक आय -5 दी हुई है, तो उसका उल्टा विदेशों से निवल कारक आय +5 हो गई है। और इस प्रकार से हमने इनको जोड़ा तो एनएनपी एमपी बराबर 425 लाख रुपए आ जाती है। ये हमारा तीसरा प्रश्न खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न सूचना के आधार पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। फिर वही व्यय विधि का हमारा सूत्र होता है जीडीपी एमपी बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो C हमारे पास दिया हुआ है 5000, तो मैंने ये 5000 लिख दिया। आई कितना दिया हुआ है, देखिए निवेश, ये रहा। सकल देशीय पूंजी निर्माण दिया हुआ है डायरेक्ट की डायरेक्ट, तो यही तो आई होता है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट आई लिख दिया 1000। जी हमको दिया हुआ है 3000, तो मैंने जी 3000 लिख दिया। फिर x माइनस एम कितना दिया हुआ है, x माइनस एम दिया हुआ है, देखिए यहाँ निवल आयात 200 दिया हुआ है, निवल आयात 200 दिया हुआ है, तो निवल निर्यात क्या बन जाएगा, माइनस के 200, तो ये मैंने -200 लिख दिया है। जब हमने कैलकुलेशन की तो जीडीपी एमपी हमारे पास कितनी आई, 8800 लाख रुपए। अब उससे हम क्या निकालने वाले हैं, घरेलू आय एनडीपीएफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध आय प्रत्यक्ष कर। तो जीडीपी एमपी 8800 लाख माइनस मूल्यह्रास कितना है 150, कहाँ है देखिए, ये रहा। अचल पूंजी के उपभोग को ही मूल्यह्रास कहते हैं, तो ये मूल्यह्रास 150 लिख दिया मैंने। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है, देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये रहा, निवल अप्रत्यक्ष कर 800, तो ये माइनस के 800। तो हमारे पास उत्तर कितना आया, घरेलू आय एनडीपीएफसी बराबर 7850 लाख रुपए, ये उत्तर आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास राष्ट्रीय आय निकालते हैं हम, तो राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपीएफसी बराबर एनडीपीएफसी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो एनडीपीएफसी कितनी दी हुई है 7850 प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितनी है, तो देखिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ये रही। निवल विदेशों को निवल कारक आय कितनी दी हुई है -50, तो इसको उल्टा कर दो, विदेशों से निवल कारक आय कितनी हो गई +50, तो ये मैंने +50 लिख दिए। तो इस प्रकार से एनएनपीएफसी बराबर 87,900 लाख रुपए यानी कि 7,900 लाख रुपए राष्ट्रीय आय हमारी आ गई है। इस तरीके से ये प्रश्न होता है। अब अगला देखें, प्रश्न नंबर 5, निम्न सूचना के आधार पर राष्ट्रीय उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि द्वारा बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कीजिए। इसके लिए आप मेरी प्रथम विधि, द्वितीय विधि और तीनों विधि के वीडियो देखेंगे, तभी ही यहां तक आप पहुंच पाएंगे। और ये बहुत बेहतरीन प्रश्न मैंने इनमें जोड़े हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे तत्व लिए, 24 तत्व लिए हैं, ताकि आप अच्छी तरह कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। आते हैं, देखिए सबसे पहले हम उत्पाद विधि इधर करेंगे, फिर आय विधि करेंगे, फिर बाद में व्यय विधि करेंगे। तो उत्पाद विधि में अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखा होगा तो उत्पाद विधि का हमारा सूत्र क्या होता है, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि बराबर
GVA-MP बराबर GDP-MP। ध्यान रखना, सकल मूल्य वृद्धि को ही GDP-MP कहते हैं। तो बराबर उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत, ये सूत्र होता है। तो यहाँ 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र। 3 क्षेत्र हैं, तो तीनों क्षेत्रों में हम अलग अलग सकल मूल्य वृद्धि निकालेंगे और उसके बाद हम उनको जोड़कर क्या निकालेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था की मूल्य वृद्धि। तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए हमने क्या किया है, प्राइमरी P शब्द का यूज किया है, द्वितीयक क्षेत्र के लिए हमने S शब्द का यूज किया है और तृतीयक शब्द के लिए हमने टेरिशरी T का यूज किया है। तो देखिए GDP-MP फॉर प्राइमरी सेक्टर बराबर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस प्राथमिक क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत। हमने इसी सूत्र में अब प्राथमिक शब्द जोड़ दिया है, बस इतना किया है हमने। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का अंतिम मूल्य कहाँ है, ढूंढिए, ये रहा। उत्पाद का मूल्य प्राथमिक क्षेत्र में 1380, तो हमने ये 1380 यहां लिख दिया है। फिर है प्राथमिक क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत कितनी है, देखिए ये रही। मध्यवर्ती उपभोग प्राथमिक क्षेत्र का 1000 है, तो हमने ये मध्यवर्ती उपभोग यहां लिख दिया है माइनस का 1000। तो हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि कितनी आ गई है, 380 लाख रुपए। फिर अब देखते हैं GDP-MP फॉर सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस द्वितीयक क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत। तो द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद का अंतिम मूल्य कितना है, देखिए ये रहा। द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद का अंतिम मूल्य 1800 है, फिर 1800 हमने यहां लिख दिए, माइनस द्वितीयक क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत कितनी है, तो द्वितीयक क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत ये रही। मध्यवर्ती उपभोग द्वितीय क्षेत्र का 800 रुपए, तो ये 800 हमने यहां लिख दिया है। तो आंसर कितना निकल गया, 1800 माइनस 800 बराबर 1000 लाख रुपए उत्तर आ गया हमारा। ये तो आ गई प्राथमिक क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि, ये आ गई द्वितीय क्षेत्र की सकल मूल्य वृद्धि। ऐसे ही हम तृतीय क्षेत्र की निकालते हैं। GDP-MP फॉर टेरिशरी सेक्टर बराबर तृतीय क्षेत्र के उत्पाद का अंतिम मूल्य माइनस तृतीय क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत। तो तृतीय क्षेत्र के उत्पाद का मूल्य कितना है, 1420, तो हमने ये 1420 ये लिख दिया, माइनस तृतीय क्षेत्र की मध्यवर्ती लागत कितनी है, तो ये रही मध्यवर्ती लागत तृतीय क्षेत्र की 600, तो हमने यहाँ ये 600 लिख दिए हैं। तो 1420 में से 600 गए तो 820 लाख रुपए। तो ये तीनों क्षेत्रों की अलग अलग सकल मूल्य वृद्धि आ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था की निकालना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा, GDP-MP बराबर GDP-MP फॉर प्राइमरी सेक्टर प्लस GDP-MP फॉर सेकेंडरी सेक्टर प्लस GDP-MP फॉर टेरिशरी सेक्टर। इन तीनों को जोड़ देंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था की सकल मूल्य वृद्धि आ जाएगी। तो 380 प्लस 1000 प्लस 820 बराबर 2200 लाख रुपए, ये पूरी अर्थव्यवस्था की GDP-MP आ गई है। अब हम इससे NNP-MP निकाल लेते हैं। तो NNP-MP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, GDP-MP में से मूल्यह्रास घटाना होगा और NFIA जोड़ना होगा। तो हमारे पास ये आ गई NNP-MP बराबर 2200 माइनस मूल्यह्रास 0 है, तो हमने यहाँ मूल्यह्रास को 0 लिख दिया है। प्रश्न में मूल्यह्रास नहीं दिया हुआ है तो हमने इसको 0 लिखा है। NFIA हमें कितना दिया हुआ है, माइनस का 20, तो हमने माइनस का 20, ये देखिए NFIA यहां से लिया है हमने, माइनस का 20 कहाँ है, देखिए ये रहा। देखो विदेशों को शुद्ध कारक आय प्लस का 20 दिया हुआ था, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, विदेशों से शुद्ध कारक आय माइनस 20। ध्यान रखना ये से और को का बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये माइनस 20 यहाँ आए। ठीक, तो NNP-MP बराबर कितना आया, 2180 लाख रुपए उत्तर। ये हमारी पहली विधि हो गई, उत्पत्ति विधि। अब दूसरी विधि से करते हैं इसी प्रश्न को, आय विधि। आय विधि में हमारा सूत्र क्या होता है, NDPFC बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक जिसके 4 तत्व हैं प्लस परिचालन अधिशेष जिसमें ये 4 तत्व हैं प्लस स्वयं नियोजितों की मिश्रित आय। ठीक है, तो अब हम सूत्र में जोड़ते जाते हैं। NDPFC बराबर, क्या कर्मचारियों का पारिश्रमिक डायरेक्ट दिया हुआ है प्रश्न में, नहीं दिया हुआ है इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, तो हमें टुकड़े ढूंढने पड़ेंगे। तो टुकड़ों में क्या है, सबसे पहला टुकड़ा मजदूरी तथा वेतन, कितना दिया हुआ है 1400, तो ये हमने 1400 लिख दिया। फिर दूसरा तत्व क्या है, अनुषंगी लाभ दिया हुआ है क्या प्रश्न में, नहीं दिया हुआ है, प्रश्न में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हमने इसको 0 मान लिया। ठीक, फिर सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का अंशदान कितना दिया हुआ है, देखिए सामाजिक सुरक्षा में ये देखो नियोजकों, नियोजक मतलब मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान 200, तो हमने यहाँ 200 लिख दिया। फिर है
सेवानिवृत्त पेंशन, तो सेवानिवृत्त पेंशन इसमें कहीं भी नहीं दी हुई है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया है, 0। ये यहां तक हो गया। फिर हमने प्लस का चिन्ह लगाया। अब प्रचालन अधिशेष डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो हमें भी इसके टुकड़ों को देखना होगा। तो पहले सबसे पहले लगान देखते हैं, लगान कितना दिया हुआ है। लगान देखिए कहाँ है लगान, ये रहा, किराया, लगान को ही किराया कहते हैं, 100, तो मैंने यहाँ 100 लिख दिया है। फिर अगला कौन सा तत्व है, ब्याज। ब्याज देखिए कितना है, ब्याज ये रहा 80, तो ये ब्याज मैंने 80 लिख दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद रॉयल्टी कितनी दी है, रॉयल्टी प्रश्न में नहीं दी हुई है, इसलिए हम इसको क्या मानने जा रहे हैं, 0, तो हमने यहाँ रॉयल्टी 0 लिख दिया। फिर लाभ दिया हुआ है क्या, लाभ कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें इसके घटक ढूंढने पड़ेंगे, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। और लाभांश ढूंढते हैं, लाभांश कितना है, तो ये रहा लाभांश और निगम लाभ कर। देखिए एक साथ ही दे दिया है, लाभ के 3 पार्ट होते हैं, लाभांश, निगम लाभ कर और अवितरित लाभ, तो ये 2 पार्ट तो यहाँ दे दिए एक साथ इसने, तो लाभांश और निगम लाभ कर कितना हुआ, 120, तो मैंने यहाँ 120 ये लिख दिया है, लाभांश और निगम लाभ कर। अब अवितरित लाभ कितना है देखिए, ये रही, निगम बचत को ही अवितरित लाभ कहते हैं, तो ये 80 है, तो हमने यहाँ इसको 80 लिख दिया। फिर हमारे पास स्वनियोजितों की मिश्रित आय कितनी है, वो यहाँ लिख देंगे हम। ये देखिए ये रही स्वनियोजितों की मिश्रित आय 200, तो मैंने यहाँ 200 लिख दिया है स्वनियोजितों की मिश्रित आय। तो हमारे पास घरेलू आय निकल कर कितनी आ गई है, एनडीपीएफसी बराबर 2180 लाख रुपए। ठीक है, ये 2180 लाख रुपए हमारे पास एनडीपीएफसी आ गई है। अब इससे हम क्या निकालने वाले हैं, एनएनपी एमपी। तो एनएनपी एमपी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनडीपीएफसी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ना होगा। तो एनएनपी एमपी बराबर एनडीपीएफसी कितनी है, 2180, ये रही 2180 प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो विदेशों को शुद्ध कारक आय 20 थी, तो विदेशों से शुद्ध कारक आय कितनी हुई, माइनस की 20, तो मैंने यहाँ ये माइनस की 20 लिख दिया है। फिर आता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये ब्रैकेट लगाया है, ये देखिए, और अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान करने वाले हैं। तो अप्रत्यक्ष कर कितना है देखिए, अप्रत्यक्ष कर ये रहा 40 और अनुदान कितना है, आर्थिक सहायता 20, तो 40 माइनस 20 हमने ये यहाँ पे कर दिया। तो हमारे पास अल्टीमेटली एनएनपी एमपी कितनी निकल के आ गई, 2180 लाख रुपए। आपने देखा उत्पादन विधि से भी एनएनपी एमपी 2180 लाख रुपए आई है, आय विधि से भी एनएनपी एमपी 2180 लाख रुपए ही आई है, दोनों से सेम आई है। अब हम चलते हैं लास्ट विधि, व्यय विधि। तो व्यय विधि में हमने अभी देखा था जीडीपी एमपी का सूत्र क्या होता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब देखते हैं जीडीपी एमपी बराबर उपभोग व्यय कितना है, देखिए आइए दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए ये रहा व्यक्तिगत उपभोग व्यय 1400, तो हमने यहाँ ये 1400 लिख दिया है, ये देख सकते हैं। फिर निवेश, निवेश को हम 3 भागों में देख रहे हैं यहाँ पे, 120 120 40, ये कैसे आया है, ये आया है यहाँ से। माल सूची निवेश अभी मैं आपको बताऊंगा, टेबल में 40 है हमारे पास, और जो निजी क्षेत्र का सकल स्थायी निवेश है वो 120 है, और परिवार द्वारा जो किया गया है निवेश वो भी 120 है। आइए देखते हैं इसको। ये देखिए सकल व्यावसायिक स्थिर निवेश जो पूंजी निर्माण है वो 120 है, सकल निवासीय निर्माण निवेश 120 दिया हुआ है, और माल सूची निवेश 40 दिया हुआ है। यहाँ खास बात यह है कि जो ये टर्म थी सरकार का सकल सार्वजनिक स्थायी निवेश, वो यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ इसको नहीं लिया है, हमने इसको 0 मान लिया है, और हमने इसको शो नहीं किया है। यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट किया है, आप 0 लिख के काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारे पास निवेश आ गया। अब हम जी देखते हैं सरकारी व्यय। तो सरकारी व्यय कितना है हमारे पास प्रश्न में, सकल सार्वजनिक व्यय है 480, तो हमने ये सकल सार्वजनिक व्यय यहाँ पे 480 लिख दिया है, देखिए। फिर है x माइनस एम, शुद्ध निर्यात कितना है, तो देखिए शुद्ध निर्यात टेबल में हम देखेंगे तो हमारे पास शुद्ध निर्यात हमको देखने को मिलेगा। देखिए इसको, शुद्ध निर्यात कितना निर्यात किया गया है, आयात पर निर्यात का आधिक्य, इसे ही शुद्ध निर्यात कहते हैं।
आयात पर निर्यात का आधिक्य, इसे ही क्या कहते हैं, शुद्ध निर्यात। तो 40 है, तो हमने अपने प्रश्न में यहाँ 40 लिख दिया है हमने उत्तर में। अब हमने इसको कैलकुलेशन की तो जीडीपी एमपी कितना आया, 2200 लाख रुपए। अब इससे हम क्या निकालने वाले हैं, एनएनपी एमपी। तो एनएनपी एमपी बराबर जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआई होती है। इसका सूत्र ये है। तो एनएनपी एमपी बराबर ये 2200 लिखे मैंने, मूल्यह्रास प्रश्न में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने 0 मान लिया है, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय -20 है हमारे पास। क्यों है वो मैं दिखा देता हूं आपको। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये देखो विदेशों को शुद्ध कारक आय प्लस के 20 दी हुई थी, तो हमने इसको उल्टा किया तो बन गया क्या, विदेशों से शुद्ध कारक आय माइनस की 20, तो इसलिए हमारे पास वहां माइनस का 20 हमने लिखा है, इसलिए हमने यहाँ -20 लिखा है। तो एनएनपी एमपी कितना आया, 2180 लाख रुपए। निष्कर्ष क्या निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट, आय विधि से एनएनपी एमपी निकाली हमने, व्यय विधि से एनएनपी एमपी निकाली, और उत्पाद विधि से भी एनएनपी एमपी निकाली। तीनों ही विधि से एनएनपी एमपी 2180 लाख रुपए आई है, क्योंकि मैं आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं, राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में जितना उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था में, उतनी ही अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होता है, और जितनी अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होता है उतना ही अर्थव्यवस्था में व्यय होता है। इसी कारण राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं आय विधि, व्यय विधि और उत्पत्ति विधि से समान होती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, डिटेल लगा हो, आपको लगा हो कि राष्ट्रीय आय का सबसे सर्वश्रेष्ठ वीडियो आपको यहाँ देखने को मिले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको राष्ट्रीय आय की जो तीनों विधियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाए, घरेलू आय में क्या जोड़ा जाए, उससे संबंधित वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।